नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल गंगवार। बिहार अपडेट में आपका स्वागत है। बिहार से जुड़ी हुई तमाम खबरों को लेकर हम उन पे चर्चा करते हैं और उनका विश्लेषण कर आपके सामने लेकर आते हैं। हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार रवि पराशर जी। रवि जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ी हुई है वरिष्ठ पत्रकार अनीता चौधरी जी। अनीता जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं मनीष वत्स जी, जो सोशल मीडिया एक्सपर्ट है। मनीष जी, आपका भी स्वागत है। जी धन्यवाद। तो बिहार, बाढ़, कोरोना और उसके बीच में राजनीति का रोना, ये जो सब चल रहा है बिहार में आजकल, उसी को लेकर हम लोग अपनी चर्चा और अपनी बातचीत आपके पास, आपके बीच में रखते हैं। क्या चल रहा है इस समय सोशल मीडिया पर, ये जानते हैं एक बार मनीष जी से। मनीष जी, क्या है इस बार, अब क्या ट्रेंडिंग है, क्या ट्रोलिंग है, क्या खबरें हैं सोशल मीडिया के फ्रंट पर? जो भी खबरें चल रही है वो बाढ़ और कोरोना के इर्द गिर्द ही चल रही है। विपक्ष बराबर हमले कर रहा है नीतीश कुमार पे, सत्ता पक्ष पे। इवन की अभी एक नया मोड़ आया कि लालू यादव हालांकि रिम्स में हैं और वो सजा भुगत रहे हैं, लेकिन उनका भी कभी कभी फेसबुक पोस्ट और ट्वीट आते रहता है। हालांकि इस पर कई बार सवाल भी उठे थे और उसका जवाब राजद ने दिया था कि वही उनका फेसबुक या ट्विटर खुद वो नहीं चलाते, उनके परिवार के लोग चलाते हैं। तो लालू यादव ने फेसबुक पे एक पोस्ट डाला है और कुछ सवाल पूछे हैं बिहार सरकार से, 15 वर्षों की सरकार से। सवाल उन्होंने पूछा है कि 15 वर्षों की सरकार जवाब दे कि भारत में सबसे अधिक बेरोजगारी कहाँ है। हालांकि सवाल पूछ कर उन्होंने जवाब भी दिया है। तो पहला सवाल था भारत में सबसे अधिक बेरोजगारी कहाँ है, उन्होंने फिर जवाब में भी यही पोस्ट किया बिहार में। सबसे अधिक हर दूसरे घर से पलायन किस राज्य से हो रहा है? बिहार से। भारत में सबसे बदहाल शिक्षा व्यवस्था किस राज्य में की है? बिहार की। भारत का सबसे फिसड्डी स्वास्थ्य सेवा किस राज्य का है? बिहार का। इसके अलावा और कई सवाल हैं, जैसे कि किस राज्य से सबसे अधिक लोग छात्र बाहर पढ़ने जाते हैं? बिहार से। किस राज्य में 15 वर्षों में एक भी उद्योग नहीं लगा? वो बिहार है। तो लालू यादव ने सवाल पूछा है कि 15 सालों की सरकार ये जवाब दे। हालांकि कमेंट्स में बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए हैं कि ये जवाब तो आपको खुद देना चाहिए, जब आपने 15 साल जब राज किया था उसी समय सारी व्यवस्थाएं चौपट हो गई थी। कईयों ने सवाल पूछा, हालांकि उनके भी कई सपोर्टर हैं जिन्होंने कहा है कि ये सवाल ठीक है, लालू यादव सही सवाल कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि बाकी जब नींव ही लालू यादव ने समाप्त कर दी थी तो हम बाकी चीजें कहाँ से देखेंगे और कैसे देखेंगे। दूसरा एक सवाल उठाया तेजस्वी यादव ने ट्विटर पे। तेजस्वी यादव का हालांकि एक इंटरव्यू भी आया है, मैं उतनी विस्तृत चर्चा में नहीं जाऊंगा, बाकी लोग यहाँ चर्चा करेंगे उस इंटरव्यू पे। तेजस्वी यादव ने सवाल पूछा है, दरअसल मुजफ्फरपुर से जुड़ा हुआ मामला है। मुजफ्फरपुर में एसकेएमसीएच में एक कोरोना मरीज लापता हो गया था और उसके लिए एसकेएमसीएच के अधीक्षक ने एसपी और डीएम को खत लिखा था। बाद में वो मरीज उसी कोविड सेंटर के बेड के नीचे पाया गया मृत अवस्था में। तो इस पर तेजस्वी यादव ने सवाल किया है कि यह बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की एक छोटी सी वानगी है। इलाज के अभाव में मरीज दम तोड़ देता है। अस्पताल अधीक्षक जिला एसएसपी को मरीज के लापता होने की शिकायत करते हैं और मरीज का सब वहीं बाढ़ में मिलता है। नीतीश कुमार जी, क्या यह सब 30 वर्ष पूर्व की सरकार ने तो गायब नहीं कर दिया था? कहने का मतलब है कि एक तरह से तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पे व्यंग्य भी किया, जो अक्सर वो कर रहे हैं कि कहीं हमारे जो सुशील कुमार मोदी अक्सर कहते हैं कि ये काम 15 साल पहले नहीं हुआ था, लालू यादव ने काम नहीं किया था, लालू यादव ने ऐसा किया, लालू यादव ने ऐसा किया। तो वैसे में उन्होंने सवाल पूछा है कि क्या है 30 वर्ष पहले की सरकार, लालू यादव की सरकार ने तो सबको गायब नहीं कर दिया था? जी बिल्कुल, लालू यादव जी के सवाल पूछना गलत नहीं है, सवाल पूछना जायज है। किसी भी प्रमुख और जागरूक विपक्षी दल के नेता को ऐसे सवाल पूछने चाहिए। लेकिन बस थोड़ी सी दिक्कत तब होती है जब सवाल पूछने के पीछे की जो नीयत और जो मंशा होती है वो सवालों का जवाब पाना नहीं होता, बस हवा में तीर चलाकर या हवा में हुई कोई पत्थर उछालकर या कोई नारा उछालकर वहां से हट जाना होता है।
तो थोड़ा सा दिक्कत होती है, नहीं तो सवाल पूछे जाने चाहिए और नीतीश को इनके सवालों के जवाब भी देने चाहिए। दूसरी एक बड़ी अच्छी खबर ये है कि नीतीश जी के दर्शन होने वाले हैं। नीतीश जी के दर्शन होने वाले 31 जुलाई को जो पटना को जो बिहार के अन्य हिस्सों से जोड़ने वाला प्रमुख पुल है गांधी सेतु, उसकी पश्चिमी लेन का उद्घाटन होने वाला है। और उसके जो उद्घाटन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक तरफ जुड़ेंगे नितिन गडकरी जी और एक तरफ जुड़ेंगे नीतीश जी भी। ये बहुत महत्वपूर्ण पुल है। जो बिहार और पटना की स्थिति से वाकिफ है उनको इस बात का जानकारी होगी कि इस पुल पर लंबे लंबे घंटों और घंटों की नहीं, कई बार तो दिनों दिनों तक के जाम लगे हैं। ये स्थिति रही और बड़ी जर्जर अवस्था में ये पुल था। तो इसकी एक पश्चिमी लेन खुलने के कल खुलेगी और दोपहर बाद से वहां पर जो वाहनों का आवागमन है वो शुरू हो जाएगा। रवि जी, मनीष ने बताया कि किस तरीके से ट्विटर और उस पर उसी तरीके की बातें चल रही हैं। 15 साल बनाम 15 साल की अब लड़ाई है कुल मिलाकर। और कोरोना के जो एक मुजफ्फरपुर के जो एक मरीज का जो शव जो मिला, तो कहीं ना कहीं क्या लगता है, मुझे लगता है कि जो कोरोना और बाढ़ की स्थिति है और वो बहुत विकट स्थिति है, और कोरोना तो इस बार एडिशनल पैकेज में मिल गया है पूरे विश्व को। बाढ़ से तो राज्य लड़ता ही था निरंतर, लेकिन कोरोना मिल गया है। लेकिन क्या सरकार बिल्कुल नाकाम है या सरकार कुछ काम तो कर ही रही है? नहीं तो ये स्थिति शायद और भयावह होती। देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ये बहुत पुराना मुहावरा है और बहुत इसके अर्थ भी है। आपने कहा कि पुल और आवागमन के लिए एक और मार्ग खोला जाएगा और बहुत बड़ी आबादी को इससे बहुत फायदा होने वाला है। और इस मौके पर नीतीश कुमार, जो काफी दिन से विपक्ष के निशाने पे हैं, किसी जगह मुख्यमंत्री निवास के बाहर दिखाई नहीं दिए। तेजस्वी यादव ने भी एक अखबार को जो इंटरव्यू दिया है उसमें तो बाकायदा उन्होंने दिन गिन रखे हैं। वो कह रहे हैं कि 134 दिन हो चुके हैं जब नीतीश कुमार के दर्शन बिहार की जनता को नहीं हुए हैं। तो इस लिहाज से भी अच्छी खबर है कि नीतीश कुमार कल पब्लिक के कार्यक्रम में 134 दिन बाद दिखाई देंगे और बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी सहूलियत भी इस पुल के खुल जाने से होगी। जाहिर है कि बहुत कुछ ऐसा भी हो रहा होता है जो बहुत अच्छा होता है, सुदर्शन होता है, सुंदर होता है, सकारात्मक होता है। लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया और मीडिया का जो मनस्थिति आज की है कि केवल और केवल नकारात्मक चीजें दिखाई देती हैं। मैंने एक पिछले कार्यक्रम में कहा था कि विकास ऐसा नहीं है कि किसी के करने से ही होता है। विकास की एक जो शाखा है वो सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया भी है। जो काम शुरू होते हैं वो अंततः खत्म होते हैं। सरकारें चाहे किसी की भी हो, चाहे कोई भी रही हो। और ऐसा भी नहीं है कि 15 साल के लालू राबड़ी शासनकाल में बिहार का कुछ विकास हुआ ही ना हो, ऐसा भी नहीं। तो नकारात्मक चीजें हम लोगों को ज्यादा प्रभावित करती हैं, ज्यादा दिखाई सुनाई देती हैं। विकास होता रहता है, स्वाभाविक विकास होता रहता है, तो उसकी भी अनदेखी हमें नहीं करनी चाहिए। एक चीज। दूसरी चीज, सोशल मीडिया पावरफुल हो जाने के बाद जिस तरह से मैक्रो और माइक्रो लेवल पे चीजें सामने आती हैं। अब जैसे जिस कोविड सेंटर में जिस मरीज के पहले गायब होने की शिकायत कर दी गई, बाद में उसका शव उसी बेड के नीचे मिला, बहुत दुखद है, बहुत हताशापूर्वक है, बहुत दुर्भाग्यजनक, बहुत पीड़ा मन को पहुंचाने वाली ये खबर है। लेकिन ये मानवीय चूक, व्यक्तिगत मानवीय चूक भी होती है जिसकी जिम्मेदारी व्यक्तिगत स्तर पर फिक्स की जानी चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया के जमाने में ऐसी खबरें बहुत ज्यादा प्रसारित हो जाती हैं, तो जाहिर है कि पॉलिटिकल मुद्दा भी खासतौर पर चुनाव जैसे समय में विपक्ष उन्हें बनाने लगता है। लेकिन गौर से अगर देखें और अगर एक इंसानियत के नाते अगर हम विश्लेषण करें, तो ऐसी मानवीय जो वैयक्तिक मानवीय जो भूलें हैं, नकारात्मकता है, असावधानियां हैं, उनके लिए आप मुख्यमंत्री को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, उनके लिए आप चीफ सेक्रेटरी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं।
वो अलग बात है कि आप शोशेबाजी करें और ऐसी हवा बनाएं कि भाई जैसे हमने बहुत बार देखा है मीडिया में, अगर कोई बड़ा अपराध हो जाता है तो लोग सीधे मुख्यमंत्री से सवाल करने लगते हैं। तो ऐसा नहीं है, एक तंत्र है, तंत्र की कड़ियां बहुत सारी होती हैं, असंख्य कड़ियां होती हैं। कोई एक कड़ी अगर कमजोर है तो उसमें 1000 कड़ियों में से अगर 4 कड़ियां कमजोर हैं तो उनके लिए आप सांकल, जो मूल सांकल है उस पर दोषारोपण नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। इस मानसिकता से विपक्ष को बचना चाहिए। जी जी बिल्कुल। और जैसे कि हम बात कर रहे थे कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि जो लालू जी का जो शासन था उसमें सामाजिक न्याय हुआ था और अब हम आर्थिक न्याय करेंगे। यानी कि जो एक जो कहा जाता है कि बिहार की जो उस समय स्थिति थी, जाति विशेष के लोगों का वर्चस्व था और एक खास जाति के लोगों को पहले निशाना बनाया जा रहा था, वो उनके सामाजिक न्याय की कल्पना थी, वो सामाजिक न्याय था उनके हिसाब से। और अब एक आर्थिक न्याय का उन्होंने शोषा छोड़ा है कि अब वो आएंगे तो आर्थिक न्याय होगा। अब आर्थिक न्याय क्या वैसे ही होगा कि एक जाति विशेष के लोगों का धन अपने पास इकट्ठा करके और उसी तरीके का गुंडा राज होगा और एक आर्थिक न्याय होगा। अनीता जी, इसमें आपका क्या कहना है, क्योंकि आपने बिहार को बहुत करीब से देखा है? देखिए, अगर तेजस्वी बोलते हैं कि हमने हमारे लालू प्रसाद यादव के राज में, आरजेडी के राज में बिहार में सामाजिक न्याय हुआ था, वो आर्थिक न्याय करना चाहते हैं। तो क्योंकि जब लालू प्रसाद यादव का राज था तो मुझे याद है कि तब मैं बिहार में रहती थी और हम छोटे छोटे थे, स्कूल जाया करते थे। तब लालू प्रसाद यादव उस वक्त में नए नए मुख्यमंत्री बनकर आए थे और उन्होंने ओबीसी और जो दलित राजनीति थी उसको बहुत बढ़ावा दिया था। उस वक्त में उसकी आवाज बुलंद की थी। तो ऐसा लगा था कि दलित, क्योंकि ऐसी एक परसेप्शन थी, ऐसा हालांकि था नहीं। उस वक्त की जो स्थितियां थी पूरे भारत में अगर देखें तो कहीं कम कहीं ज्यादा दलित को लेकर के सामाजिक जो विभिन्नताएं थी उसको लेकर के एक अलग तरह का सोशल स्ट्रक्चर था। लेकिन जब वो आवाज बन के आए तो ऐसा लगा कि एक समान सामाजिक जो संतुलन है उसको बनाने के लिए कोई एक नेता जो है वो सामने आया है। लेकिन जब वो आए तो किस सामाजिक न्याय की तेजस्वी यादव बात कर रहे हैं? जिस जात को वो की अगुवाई वो कर रहे थे, यादवों की, वो यादव क्या बिहार में फल फूल पाया है? मैं बाकी कास्ट की बात नहीं करूंगी, वो यादव कास्ट ही क्या बिहार में उनकी उन्नति हुई है? दलित तो छोड़ दीजिए, जो पिछड़ी जो नीचे जाति के लोग थे उनको छोड़ दीजिए, और अगड़ी जाति को तो वहां पे क्या झेलना पड़ा वो पूरा भारत जानता है। बिहार के उस दौर को किसने नहीं देखा? और आज मुझे तो लगता है कि इतिहास में पढ़ाया जाना चाहिए आगे की किताबों में कि एक वो दौर भी था जब अगड़ी जाति होना लोगों ने सोच लिया था कि मैंने कुछ पाप किया है क्या, कि मैं किसी राजपूत के घर में पैदा हुई हूँ, या मैं किसी भूमियार के घर में पैदा हुआ हूँ, ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ हूँ, या वैश्य के घर में पैदा हुआ हूँ। ये मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा पाप था क्या? क्योंकि बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। बच्चे अगर बाहर निकलते थे तो किसका बच्चा, अगड़ी जाति का तो बच्चा जो है, किसका बच्चा कहाँ उठ जाएगा और फिर वो लौटेगा कि नहीं लौटेगा किसी को पता नहीं था। लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती थी। लड़कियों को ऐसा लगता था कि कब कहाँ उनके साथ क्या घटना हो जाएगी किसी को नहीं मालूम था। हालांकि ये शुरुआत हुई थी अगड़ी जाति से। जब राजद के लोगों का या यादवों को ये बूस्टअप हो गए, यादव गुंडागर्दी में चले गए, उनका विकास कहाँ हुआ? यादव उस वक्त के यादव मैं उनको कोई दोष नहीं दे रही हूँ, उनको इस तरह से बरगलाया गया कि वो उनको लगा कि अगर हम लालू के साथ रहते हैं और ये गुंडागर्दी करते हैं तो ये हमारा एक हमारा अधिकार बन गया है, क्योंकि ये हमारे को हमारे नेता ने दिया है। और उस वक्त में जो स्थिति थी पिछली, वो अगड़ी जाति से शुरू होते होते जो लत लगी क्रिमिनल बनने की, क्राइम करने की, और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने की, उनके साथ बदतमीजी करने की, उनका रेप करने का, बच्चे उठाकर उनको अगवा करके किडनैपिंग के थ्रू पैसे लेने का एक जो जंगल राज, बाहुबली का राज, एक दबंगई जो शुरू हुई थी, वो परंपरा 15 साल तक कंटिन्यूअसली चलता रहा। जितने भी लोग थे अपनी बच्चों को बिहार से बाहर भेज दिए। जो भी बिहार की परंपरा थी कि पढ़ाई उनके जिम्मे है, उनके माँ बाप जब बच्चा पैदा होता है तब से उसको पढ़ना, तुमको पढ़ के कलेक्टर बनना है, तुमको पढ़ के
डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तुमको पढ़ना है। कोई एक बिजनेसमैन कल्चर जो है वहां पे नहीं है। तो ये जो कल्चर था, लोग इतने डर गए कि जो भी चाहते थे कि मेरा बच्चा कुछ बनेगा, जिसकी आंखों में ये सपना था, वो लोग चाहे वो मजदूरी करके ही सही अपने बच्चे को बिहार से बाहर भेज। हर बच्चा पूरा, मतलब आप उस वक्त देखेंगे कि मैक्सिमम फैमिली जो है वो माइग्रेट कर गया। और जो जिस दलित जिस सामाजिक न्याय की बात करें, वो उसी वक्त में वो दलित जो है वहां से माइग्रेट करके दिल्ली, मुंबई और बड़े शहरों में गए और मजदूर कहलाने लगे, बिहारी मजदूर कहलाने लगे। बिहारी को गाली के तौर पे इतनी ज्यादा पलायन वहां से हुई कि बाकी राज्यों में गाली के तौर पे क्या बिहारी हो क्या, ऐसा इस तरह की भाषा बोली जाने लगी किसी बिहारी के लिए। तो किस सामाजिक न्याय की बात है? तो क्या इसी तरह की आर्थिक न्याय वो करना चाहते हैं? आर्थिक, उस समय में सामाजिक न्याय भी सिर्फ लालू परिवार का हुआ। लालू के परिवार में पैसा आया, लालू के परिवार को डर की वजह से या कुछ की वजह से उनके साले को, उनके रिलेटिव्स को सम्मान मिलना शुरू हुआ और लालू एक अकूत संपत्ति के बादशाह बन गए थे। तो अगर यही न्यायिक सामाजिक न्याय होनी है तो जाहिर सी बात है वो तो सामाजिक न्याय ऑलरेडी हो चुका है। चारा घोटाला, पता नहीं कितने सारे घोटाले और बिहार की आधी संपत्ति को बर्बाद करके जो लालू प्रसाद यादव ने अपना एक महल खड़ा किया हुआ है, उसमें तो वो उनके परिवार के साथ अगर सामाजिक न्याय की बात है और आर्थिक न्याय की बात है तो वो हो चुकी है। बाकी बिहार के साथ अगर शिक्षा का जो स्तर नीचे गिरा, क्योंकि बिहार ऐसा जगह था जहां से डॉक्टर्स आते थे, भले उनके पास पैसा नहीं है बहुत, लेकिन उनके पास दिमाग जो कहा जाता है बिहारियों का, वो सबसे क्रीमी माइंड जो कहा जाता है, इंटेलिजेंट माइंड, जिनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होता है, वो कहा जाता है। डॉक्टर्स वहां से सबसे ज्यादा आते थे, इंजीनियर सबसे ज्यादा आते थे। ब्यूरोक्रेसी में तो आप बात ही छोड़ दीजिए, जुडिशियरी में बिहारी लोग ज्यादा होते थे। लेकिन आप देखेंगे कि लालू प्रसाद यादव का 15 साल, जिसमें शिक्षा का जो स्तर है नीचे गिरते गिरते बिल्कुल नीचे गिर चुका था। और अब नीतीश कुमार की कमी ये रही कि उस गिरे हुए शिक्षा स्तर को उन्होंने ऊपर उठाने के लिए कोई कोशिश नहीं की। शिक्षा समाज का पिलर होता है। अगर वो शिक्षा पे ही वो ध्यान देते नीतीश कुमार कि नहीं, मेरे राज्य में एजुकेशन सिस्टम जो है वो नंबर 1 होना चाहिए, क्योंकि मेरे यहाँ के लोगों में वो काबिलियत है कि वो इस भारत को कुछ भी दे सकते हैं, तो आज नीतीश कुमार को इतनी क्रिटिसाइज, इतना ज्यादा कुछ सुनने को के लिए उनके पास नहीं होता। क्योंकि क्राइम के लेवल पे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन बाकी हर फ्रंट पे वो कहीं ना कहीं चुप करके बैठ गए। उसमें से शिक्षा सबसे अहम है। जिस शिक्षा का स्तर नीचे गिरा, वो नीतीश के राज में 15 साल में बिल्कुल खत्म हो चुका है। आज बिहार में जो परसेंटेज ब्यूरोक्रेसी, आप यूपीएससी का रिजल्ट देखिए, जो परसेंटेज आप देखेंगे दिन ब दिन वो परसेंटेज जो है, जो नंबर्स जो हैं वो कम होते नजर आएंगे बिहारियों के। वैसे ही आप देखेंगे कि लोगों में एक उदासीनता आ गई है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हम करें तो क्या करें, कितनी मेहनत, कितनी कोशिश करें, कितना पढ़ाएं। पढ़ने के बाद भी तो हमारा बच्चा आगे नहीं बढ़ पाता है, उसको बिहारी ही सुनना पड़ता है। तो ये सारा मसला है। अगर वो उस न्यायिक और सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय की बात करें तो वहां पे कुछ न्याय नहीं हुआ है, जी अन्याय ही बस रहा है। जी बिल्कुल। बिहार जो कहा जाता है कि अतीत के अंदर जहां विश्व भर के विद्यार्थी पढ़ने के लिए आया करते थे, नालंदा, तक्षशिला, जिसने ज्ञान का प्रसार विश्व में इस प्रकार से किया। कहते हैं जब बुद्ध की धरती है जहां से शांति का संदेश निकला, बिहार ने बहुत कुछ सहा है। और मुझे लगता है कि रवि जी, जो नीतीश का जो एक पहला कार्यकाल था 10 साल का, जिसमें वो भारतीय जनता पार्टी के साथ एसोसिएट थे, उसमें देखा जाए जो उन्होंने मेहनत की थी, बिहार को पटरी पर लाए थे, वो कहीं ना कहीं जब दूसरे कार्यकाल के लिए वो आरजेडी के साथ उन्होंने एक गठबंधन बनाया, तो शायद उसका कुछ खामियाजा, हालांकि वो गठबंधन लंबे समय चला नहीं, लेकिन उसके ना चलने की भी यही वजह थी कि राजद के लोग कहीं ना कहीं फिर से अराजक होने की तैयारी कर रहे थे, अराजक हो गए थे, भ्रष्टाचार था, और इसी के चलते नीतीश को वो गठबंधन तोड़ना पड़ा। लेकिन वो जो 1.5-2 साल जो ताकत मिली, जो राजद को 80 से अधिक सीटें मिली, 80-81 सीटें जो मिली, जिसमें जेडीयू का बड़ा योगदान था, नीतीश की इमेज का बड़ा योगदान था, तो कहीं ना कहीं उसको पुनर्जीवित किया। तो मुझे लगता है कि आपकी क्या राय है कि ये जो बीच का छोटा सा वक्फा है, इसने भी बिहार को नुकसान पहुंचाया? हाँ अतुल जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इसके जवाब के लिए बहुत सारे
तथ्य और तर्क दलीलें रखने की जरूरत मुझे नहीं लगती है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि अगर कोई गुब्बारा पूरी तरह से फूला हुआ हो तो एक छोटी सी पिन जिस तरह से अगर उसके नोक लग जाए गुब्बारे में तो वो पूरा गुब्बारा, वो छोटा सा छेद नहीं होता है, वो पूरा गुब्बारा ध्वस्त होता है एकदम से। तो ये आप कह सकते हैं कि वो जो एक छोटा कार्यकाल जो आरजेडी के साथ नीतीश कुमार का रहा, उसने बहुत सारे स्तरों पर एक विकास के लिए डेटरेंट का काम किया। वो जो हम सड़क पे गति धीमी करने के लिए अवरोधक बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से ये हुआ। वो अवरोधक इतने बड़े बन गए कि जो उससे पिछले 15 वर्षों में आरजेडी के कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार, जो विकास विरोधी जो माहौल बना, उसके ऊपर रेत डालने में आरजेडी जैसे ही शासन में दोबारा आई और बाकायदा दादागिरी के साथ आई, सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर आई, उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और पीछे से लालू और राबड़ी यादव के अंकुश के निर्देशन, तो जाहिर है कि वो जो उस समय जो अंगारे सुलगाए थे इन लोगों ने अपने सीधे शासन काल में, उस पर जो धूल की परतें पड़ी हुई थी, उन्हें सबसे पहले झाड़ने का काम इन लोगों ने किया। और यही वजह रही कि तत्काल सरकार बनने के तत्काल बाद जो सुशासन बाबू की, जिनका नाम ही पड़ गया था पूरे देश में, सुशासन बाबू, उनकी छवि अचानक ही बहुत धूमिल हो गई और उन्हें आरजेडी का साथ छोड़ना पड़ा और वापस बीजेपी का साथ लेना पड़ा। लेकिन ये भी बात है, एक सहज विकास के सहज सिद्धांत हैं, वो ये भी कहते हैं कि अगर बीच में कोई रोड़ा आ जाए तो फिर बहुत डिले चीजें हो जाती हैं। तो बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल जायज है कि वो जो वक्फा था, उसने बिहार के विकास को, नीतीश कुमार की छवि को, बिहार की संभावनाओं को, जो बहुत बिहार की विकास की गति को काफी मंद कर दिया, काफी मंथर गति में ला दिया। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जो हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं और जो बात जो तेजस्वी ने कहा है कि अब हम आर्थिक न्याय करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनका बयान थोड़ा सा डराता है, क्योंकि उन्होंने संदर्भ वही सामाजिक न्याय का दिया है। तो खैर, बिहार की जनता जागरूक है, पहले से ज्यादा उसको चीजों को वो पहले भी समझती थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो विभिन्न संसाधन हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, तो कहीं ना कहीं अगर वो अपना दायित्व ठीक से निभाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, तो बिहार की जनता सही निर्णय ले सकेगी। पटना की मेयर सीता साहू जो है वो संकट में है। पटना के 75 वार्ड में की वो मेयर है और वहां पर के जो पार्षद हैं वो उनसे नाराज हैं। उन्होंने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है और वो 31 जुलाई को उसमें श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में उनके भविष्य का फैसला होना है। चुनाव की तैयारी वहां करा ली गई है। जो चुनाव कर्मचारी वहां पर जुटने वाले हैं वो पीपीई किट पहनकर उस चुनाव प्रक्रिया को चलाएंगे। देखना होगा कि सीता साहू बचेंगी या नहीं बचेंगी। हालांकि ये कहा जा रहा है कि पार्षदों जो उनके विरोध में पार्षद थे उनमें फूट पड़ गई है और अभी भी 40 के करीब जो पार्षद हैं उनका समर्थन उनके पास है, तो यानी उनकी गद्दी बच सकती है, ऐसा अभी अनुमान लगाया जा रहा है। बिहार अपडेट की चर्चा में हम लोग लगातार आपके मुद्दे, आपकी बातें उठाना चाहते हैं, उठाते हैं। हम चाहते हैं इसमें आप भी सहभागिता करें। आपके अपने क्षेत्र की कोई बात, कोई समस्या है, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हम आपसे संपर्क करेंगे, आपकी बात को आगे किसी भी मंच तक पहुंचाने का काम करेंगे। आप हमें ईमेल करें biharupdate@gmail.com पर, और आप हमारा मोबाइल ऐप बिहार अपडेट का गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें भी व्यवस्था है कि आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। आज की चर्चा में बने रहने के लिए रवि जी आपका हार्दिक धन्यवाद। अनीता जी आपका भी धन्यवाद। मनीष जी आपका भी धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।